हेलो स्टूडेंट, चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस। तो लास्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। लेकिन आज उस पे बेस्ड एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस। याद रहे ये चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अभी से लेके आगे का पूरा चैप्टर इस पे ही बेस्ड रहेगा, बरोबर है। मतलब ये टॉपिक जब भी आप पढ़ो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फंडा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक पता ना चले तब तक उसको देखो, सोचो, बरोबर है। और जो मानो कि कोई डाउट भी है तो मुझको कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो। चलो बिना टाइम लॉस किए हम आगे बढ़ते हैं सीधे। तो स्टार्ट करने वाले डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला? तो चलो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी याद करो। तो फंडामेंटल क्वांटिटी भाई मास को हमने फंडामेंटल बोला था, फिर हमने डिस्टेंस को फंडामेंटल बोला था, फिर हमने टाइम को फंडामेंटल बोला था, इलेक्ट्रिक करंट है उसी को हमने फंडामेंटल बोला था, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मैं उसको सिर्फ टेम्परेचर लिखता हूं, तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। और उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे? उनके तो भाई मास के लिए हमने यूनिट लिखा था केजी, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए टी लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट टाइम के लिए हमने यूनिट हमने किया था सेकंड। क्या था? सेकंड। उसका सिंबल्स टी है लेकिन टाइम था यूनिट सेकंड में था। इलेक्ट्रिक करंट का क्या था? एम्पियर। और केल्विन टेम्परेचर का क्या था? केल्विन यूनिट था, बराबर है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और बाकी की सारी क्वांटिटी को हम क्या बोलते थे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बाकी की सारी क्वांटिटी इनसे बनी हुई है। तो और कोई भी क्वांटिटी ले लो उसको हम कन्वर्ट कर करके फंडामेंटल में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी किसकी बनी होगी? फंडामेंटल की बनी होगी। तो एक काम कर लेते हैं यहां पे कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी को शो करने के लिए मैं एक सिंबल्स ले लेता हूं यहां पे। कौन कौन से सिंबल्स? तो चलो मुझको फंडामेंटल क्वांटिटी मास यहां पे रिप्रेजेंट करनी है, और या तो यूनिट। देखो क्वांटिटी कौन है? मास। यूनिट कौन है? केजी। तो उसके लिए मैं एक सिंबल यूज करूंगा जिसका नाम है एम। डिस्टेंस क्वांटिटी है और यूनिट मीटर है तो उसके लिए मैं लेंथ मतलब एल यूज करूंगा। टाइम जो है ना, उसका यूनिट क्या है? सेकंड, तो उसके लिए हम टी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर था उसके लिए ए यूज करेंगे सिंबल, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के करेंगे। तो यहां पर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके लिए हमने एक यूनिट डिफाइन किया। कौन से? एक यूनिट केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर और केल्विन। और याद रखना ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये यूनिट्स है, लेकिन उनके लिए हमने एक सिंबल लिखना है। तो मास का सिंबल होगा एम, डिस्टेंस का होगा एल, टाइम का होगा टी, करंट का होगा ए, और टेम्परेचर का होगा के। केल्विन में लिखते हैं, बराबर। तो समझो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी हम क्या बोल सकते हैं कि और कोई भी क्वांटिटी होगी डिराइव्ड क्वांटिटी, वो इनकी बनी हुई है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आ रही है? जितनी बार जैसे आ रही है उसकी पावर से शो करेंगे, उसके सिंबल में पावर रखेंगे, है ना। तो एक फॉर्मूला तैयार होगा किसके फॉर्म में? तो यहां पे मैं लिखता हूं एनी डिराइव्ड क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन be expressed in the form of power of fundamental quantities. Hence equation in form of,
चलो इक्वेशन कैसे बनेगा, चलो कोई क्वांटिटी में मास a टाइम आ रहा है तो उसकी a पावर रखेंगे, लेंथ b टाइम्स आ रही है तो उसको b रखेंगे, टाइम c टाइम आ रहा है, करंट d टाइम आ रहा है, केल्विन E टाइम आ रहा है, तो ऐसे लिखते जाएंगे। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी बार रिपीट हो रही है वैसे उसकी पावर शो करते जाएंगे, तो ये फॉर्म में एक फॉर्मूला तैयार होगा। इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड पावर ऑफ क्वांटिटीज, भाई जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके पावर जो हो गए आर डायमेंशंस ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूं आपको, तो ध्यान रखो, आज सिर्फ समझना है हमको कि डायमेंशन कैसे बनाएंगे। क्लियर हो गया। एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ power of fundamental quantity, hence the equation in the form of m a l की b power c t की c a की d k की e is called dimensional formula। और उनके जो पावर आएंगे a b c d are called the dimension of respective quantity। तो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल पकड़ता हूँ तो आपको पता चलेगा। चलो मान लेते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी या स्पीड ले लो, वेलोसिटी या स्पीड ले लो, ये जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला क्या है, तो हमको पता है कि भाई वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो हम वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे, भाई उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे मीटर में और टाइम मेजर करेंगे सेकेंड में। तो अभी यहां पे देखेंगे कि भाई वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी थी, उसको हमने लिखा रेशियो में, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, दिस बोथ मीटर एंड सेकेंड आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहां पर जो फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी बार आ रही है, जैसे आ रही है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, वैसे उसकी पावर से शो करेंगे, तो एक फॉर्मूला तैयार होगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो भाई उसको लिखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। भाई उसको शो कैसे करते हैं, ध्यान रखो, ऐसे ये रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट है, बराबर, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसके अंदर v लिखेंगे, तो ये एक सिंबल है, डायमेंशनल फॉर्मूला शो करने का एक सिंबल है, पक्का। तो ये वेलोसिटी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो देखो, तो इसमें मास कितनी बार आ रहा है, भाई मास तो आ ही नहीं रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। या तो यहां पर देखो केजी, मास का यूनिट क्या होता है केजी, केजी तो आ नहीं रहा है, मतलब जो नहीं आ रहा है तो उसकी पावर हम जीरो से शो करेंगे, उसकी पावर हम जीरो से शो करेंगे। डिस्टेंस आ रहा है, हाँ भाई मीटर आ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे एल की 1 पावर, एल की क्या लिखेंगे 1 पावर। और सेकंड कहां पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, सेकंड कहां पे है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे T1। तो उसका फाइनल वैल्यू हमको लिखना है, तो m0 L1 और T ऊपर जाएगा, 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, m0 L1 T -1। कोई बोलेगा सर एम्पियर, अरे m0 k0 ले सकते हो, या तो फिर जो जीरो है उसको बोलना ही नहीं है, जो जीरो होगा उसको बोलेंगे ही नहीं। तो कोई वेलोसिटी का मुझको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट L1 T -1। जनरली जो जीरो है उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे जाके हमको कई बार कंपैरिजन करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम MLT के फॉर्म में लिखेंगे, बरोबर है। जब तक 3 हो सके MLT, तो तब तक हम शो करेंगे, एम्पियर और केल्विन जब रिक्वायरमेंट होगी तभी शो करेंगे। क्लियर हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना वेलोसिटी का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूं, हर एक स्लाइड को हम सेव करते जाएंगे, क्योंकि फिर आपको जो PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ये जो बोर्ड वर्क है उसकी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ हमको क्या गेन करना है भाई, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम गेन करेंगे, बरोबर है। तो सबसे पहला कौन है भाई, सबसे पहला है मास। तो मास का जब भी मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको लिखाने जाऊंगा तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, फॉर्मूला से हम
उसका यूनिट बनाएंगे और यूनिट से डायमेंशन बनाएंगे, बरोबर है। तो चलो सबसे पहले मास की बात करते हैं। भाई हमको पता है कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मैं डायरेक्ट उसका यूनिट लिखूंगा। भाई उसका यूनिट, तो यूनिट में भी दो सिस्टम का होता है, एक एमकेएस और एक सीजीएस होता है। तो हमको पता है कि मास का एमकेएस यूनिट केजी होता है और किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। और उसका डायमेंशन लिखना है। भाई डायमेंशन का सिंबल क्या है, ब्रैकेट में लिखना है, मतलब हम लिखने जा रहे हैं मास का डायमेंशन। सो हमको पता है कि भाई मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसमें केजी है, केजी मतलब एम की 1 पावर। लेंथ है नहीं, टाइम है नहीं, तो देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 l0 t0। Similarly, distance, but we know that distance is also fundamental quantity. तो उसका MKS unit क्या होगा? The MKS unit of distance is mass and CGS unit is centimeter, meter. MKS unit is meter and CGS unit is centimeter. So the distance, dimensional formula of distance, but distance का क्या होगा? मास तो है नहीं यहाँ पे, लेंथ L1 और T0, M0 L1 T0। चलो टाइम की बात करते हैं फिर से। भाई हमको पता है टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसका यूनिट क्या है, सेकंड, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो टाइम का क्या होगा, M0 L0 और T1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल चीज है एकदम ये। तो अभी आगे बढ़ेंगे, एरिया। तो मैं यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला लिखूंगा। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया को हम ए बोलते हैं, उसका फॉर्मूला। भाई किसका एरिया, चलो मैं बोल देता हूं स्क्वायर का एरिया, तो हम एल स्क्वायर लिखेंगे, या तो फिर रेक्टेंगल का लिखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगी, या तो कोई बोलेगा सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर आएगा। अरे कोई भी एरिया ले लो, यही फॉर्म में आएगा, बरोबर। तो मानो कि स्क्वायर है तो ये लेंथ हम किस में मेजर करेंगे, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, या तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। तो यहां पे जो यूनिट बनेगा उसमें मैं MKS यूनिट लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट इसका लिखने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर उसका डायमेंशन में लिखने जाऊंगा, एरिया का डायमेंशन, तो इसमें मास तो है नहीं, लेंथ की 2 पावर आ रही है और टाइम की 0, मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M0 L2 T0। सिमिलरली हमको वॉल्यूम का फाइंड करना है। भाई फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम होगा चलो क्यूब का, क्यूब क्या क्या होगा, लेंथ 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 मतलब L क्यूब, क्यूबॉइड का तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, कोई बोलेगा ना स्फीयर का, भाई स्फीयर का होगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, या तो सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच, हो गया ना। तो कोई भी ले लो, मीटर 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 मतलब मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट बन गया। भाई उसका यूनिट क्या बनेगा, MKS लिखता हूं तो कौन, मीटर क्यूब, और CGS यूनिट लिखेंगे तो ये कौन आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। और उसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम का, तो भाई वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L3 T0। क्लियर हो गया। तो इसका सिंबल होता है कैपिटल V, क्या होता है, कैपिटल V। चलो आगे जाते हैं। आगे कौन है, डेंसिटी। बट डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, व्हाट इज कॉल्ड डेंसिटी, बट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलो सबसे पहले इसका यूनिट बनाएंगे। भाई यूनिट बनाएंगे तो ये MKS यूनिट में बना रहा हूं, मास का MKS है kg, और वॉल्यूम का क्या है, M क्यूब। इसका CGS यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा, मास का ग्राम, और ये हो गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो M1 नीचे हो गया L क्यूब, बराबर ना। भाई केजी या तो मास, उसके लिए हम M यूज करेंगे, तो 1 पावर है तो 1 लिखेंगे, नीचे मीटर क्यूब है तो उसकी 3 पावर है तो L क्यूब लिखेंगे। तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया डायमेंशन M1, L ऊपर जाएगा तो -3 और T0 लिख लिया मैंने, इसको M1 L-3 भी बोल सकते हो। सिमिलरली कौन आया, वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी का भी सिंबल क्या है, V। डेंसिटी का हम जनरली रो बोलते हैं, हिंदी में नौ लिखते हैं ना, हिंदी में नौ, वैसे इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, पक्का। तो वेलोसिटी का सिंबल क्या है, V, और वॉल्यूम का भी V। ध्यान रखो भाई, हमको सिंबल पे नहीं जाना है, हमको फिजिकल क्वांटिटी का नाम जानना है, बराबर है। तो आगे जाके कैपिटल V वोल्टेज का भी आएगा, वोल्टेज V आपका रेट ऑफ फ्लो भी आएगा,
ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको मैं पूछूंगा कि भाई वी का डायमेंशन क्या है, वी का डायमेंशन, तो आप मुझको बोलना सर वी नहीं, आप क्वांटिटी का नाम बोलो। आपको सिंबल पे नहीं जाना है, वो सिंबल को नाम क्या दिया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके नाम पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको शो करना है। ओके, तो वेलोसिटी यहां पे वी लिखते हैं, तो भाई आपको फॉर्मूला पता है वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका एम के एस यूनिट लिखेंगे, भाई यूनिट लिख रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम सेकंड में। ये वेलोसिटी होती है। कोई बोलेगा सर स्पीड लिखनी है, भाई स्पीड सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस है, वो हम पढ़ेंगे कहां पर पता है, चैप्टर 3 में। सिर्फ यहां पे देखो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, दोनों के लिए यूनिट तो सेम ही बनेगा, मीटर पर सेकंड, और उसका सीजीएस यूनिट को दिख रह जाएगा, तो भाई सीजीएस यूनिट बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, तो m0 l1 t माइनस 1, के जी है नहीं, मतलब m0 डिस्टेंस l1 टाइम t माइनस 1 हो गया। तो देखो हमने 7 क्वांटिटी बनाई, इसको सेव कर लेते एक बार फिर से, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन को हम ए से बताते हैं। सो व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका यूनिट पहले तो बताएंगे, भाई इसका एमकेएस यूनिट क्या होगा, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी का चेंज किसमें होता है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिमिलरली आप सीजीएस यूनिट लिख दोगे तो मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आएगा और ये सेकेंड स्क्वायर आएगा, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेलरेशन का, तो m0 मास है नहीं, l1 डिस्टेंस वन टाइम है, और टाइम डिनोमिनेटर में, मतलब l1 t माइनस 2। हो गया क्लियर, एक्सेलरेशन का आना चाहिए। अभी कौन आ गया, फोर्स। फोर्स का सिंबल क्या बताएंगे, F। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं, भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलो सबसे पहले इसका यूनिट बनाएंगे, भाई यूनिट में सबसे पहला काम करेंगे एमकेएस का। मास क्या होता है, भाई मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक यूनिट बन गया, फोर्स का यूनिट क्या बन गया फंडामेंटल फॉर्म में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना कंबाइंड होगा, इतना कंबाइंड होगा, तो महान साइंटिस्ट था सर आइजैक न्यूटन, जो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम दे दिया कि भाई फोर्स के यूनिट को आप क्या बोलोगे, न्यूटन। तो न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, बट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इट कैन बी रिटन लाइक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका सिंबल हमको पता है कैपिटल एन लिखते हैं, बराबर। तो मैं जब भी आपको बोलूं कि व्हाट इज न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन एन। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम समझते हैं अभी, लेकिन आपको यूनिट भी याद रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे मैं सीजीएस लिख दूंगा इसको, सीजीएस हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, उसका सीजीएस यूनिट डाइन होता है, बराबर है, याद रखो। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 l1 और t माइनस 2, केजी वन टाइम, लेंथ वन टाइम, टाइम नीचे आया तो t माइनस 2 हो गया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया, पक्का याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2। अभी आगे आएगा वर्क। भाई वर्क क्या होता है, तो मैं चलो आपको फॉर्मूला लिखता हूं, भाई वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट बना देंगे, भाई इसमें यूनिट में अभी लास्ट टाइम बना रहा हूं मैं एम के एस सी जी एस, बाकी फिर अभी ऐसा ही बनाऊंगा मैं, ऐसा यूनिट ही बनाऊंगा एम के एस सी जी एस यूनिट, इसके आगे अभी नहीं बनाऊंगा, बराबर है। ओके, तो एम के एस क्या है, भाई इसका एम के एस यूनिट हो गया ये न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन जो हमने यहां पे पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा मीटर में।
तो देखो वर्क का यूनिट आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, लेकिन न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई? न्यूटन की जगह पे तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो यहां पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। और इसको महान साइंटिस्ट था कौन? जूल। उसकी मेमोरी में इसको कैपिटल जे या जूल लिखते हैं, याद रखो। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जूल। और जूल का फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिमिलरली उसका सीजीएस की बात करेंगे तो भाई उसका सीजीएस हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग, ERG, अर्ग बोलते हैं। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, चलो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो केजी m1, लेंथ L2 और टी क्या हो गया? -2 हो गया। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला मिल गया आपको। सही है? ओके, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज अ पावर। बाय व्हाट इज अ पावर? पावर इज अ रेट ऑफ वर्क। कितनी जल्दी से वर्क हो रहा है। सभी टाइम वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्क कितनी स्पीड में हो रहा है, कितनी रेट से हो रहा है, वो मैटर करता है। तो उसके लिए क्वांटिटी है जिसका नाम है पावर। यह सब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अभी कोई क्वांटिटी की चिंता मत करो, ये सारी की सारी क्वांटिटी हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उसके फॉर्मूले याद रखो, बस सिर्फ फॉर्मूले जो टेम्पररी डेफिनेशन में दे रहा हूं सिर्फ वही याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। सो व्हाट इज अ पावर? बाय पावर इज अ वर्क अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट बनेगा भाई, उसका यूनिट लिखेंगे, अभी एम के सीजीएस कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। वर्क का यूनिट है जूल अपॉन सेकेंड। तो जो जूल की जगह पे लिखना तो ये लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये सेकेंड। तो इसको फाइनल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इतना इकट्ठा होगा तो महान साइंटिस्ट ने बोला, कौन? जेम्स वॉट, जिसने स्टीम इंजन का इन्वेंट किया था, करो। तो वो क्या बोलेगा? वॉट। पावर का यूनिट क्या बोलेगा? वॉट। उनके मेमोरी में हमने नेम दे दिया है वॉट, पावर का यूनिट। तो यहां पर उसका डायमेंशन क्या बनेगा भाई? उसका डायमेंशन बनेगा m1 L2 और t -3। m1 L2 t -3 किसका बना? पावर का डायमेंशन बना। बराबर है? चलो आगे, पहले एक बार सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वांटिटी कौन है? मोमेंटम। भाई मोमेंटम को हम स्मॉल p से बताएंगे, तो स्मॉल p मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट बना दो चलो डायरेक्ट। भाई इसका यूनिट बनाएंगे तो क्या है? मास कौन? केजी। वेलोसिटी कौन आ गया? मीटर पर सेकेंड। So the unit of momentum is equal to kg meter per second and the dimension of momentum will be m1 L1 t -1। हो गया मोमेंटम का। चलो नेक्स्ट आगे जाता है कौन? एनर्जी। भाई एनर्जी का सिंबल अलग अलग एनर्जी का अलग अलग होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए K लिखते हैं, पोटेंशियल के लिए U लिखते हैं, हीट एनर्जी के लिए Q या H लिखते हैं, बराबर अलग अलग है। लेकिन यहां पर कोई भी एनर्जी ले लो, चलो मैं काइनेटिक पकड़ के चलता हूं। तो शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, व्हेन द पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद द स्पीड ऑफ v, then the kinetic energy of a particle is given by 1/2 mv², or potential energy from the h height from the surface of earth is called mgh, है ना। ये हमने फॉर्मूला दिया था। तो यहां पर इसका यूनिट चलो डिराइव करते हैं, हमको सिर्फ फॉर्मूले से काम है अभी। तो इसका यूनिट बनाएंगे तो भाई 1/2 कौन है? कोई क्वांटिटी है? नहीं, 1/2 तो कोई क्वांटिटी है नहीं, तो उसको यूनिट होता नहीं है। मास का यूनिट क्या होगा? केजी। और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो एनर्जी का यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये यूनिट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, किसका? वर्क का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन उसको तो क्या बोलते हैं? जूल, है ना। इसको तो क्या बोलते हैं हम? जूल। तो इसको हम जूल बोल सकते हैं। तो फिर एक बात क्लियर हो गई कि भाई जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले ने हमको बताया कि भाई ये दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उसका मतलब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन याद रखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमको कैसे यूजफुल होता है। क्लियर हो गया? तो ये मिल गया। चलो आगे जाएंगे, इंपल्स ऑफ फोर्स। भाई इंपल्स ऑफ फोर्स जो लिखेंगे
वो क्या होगा, तो फोर्स इंटू टाइम, भाई फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, कौन सा टाइम, जब तक फोर्स लग रहा है वो ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल कौन सा जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इंपल्स ऑफ फोर्स मिलेगा। तो उसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। चलो इसको हम उसमें लाने का ट्राई करते हैं फंडामेंटल में। तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो फिर से एक डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इंपल्स ऑफ फोर्स का, क्या होगा, इसको इंपल्सिव बोलते हैं चलेगा, तो m1 l1 t माइनस 1। तो देखो ये दोनों का सेम आया, जो मोमेंटम का था वही इंपल्स ऑफ फोर्स का। इट मींस देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इंपल्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। वो क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बरोबर है। चलो और आगे क्वांटिटी जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, आप टेंशन मत लेना, ये सारी क्वांटिटी आगे आएगी, अभी सिर्फ इसको थोड़ा रट लो, बस फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ टेम्पररी फॉर्मूला याद रख लो इसका, बराबर। ओरिजिनल डेफिनेशन तो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला देखो। तो भाई सरफेस टेंशन को हम जनरली एस या टी से शो करते हैं, तो मैं सरफेस टेंशन लेता हूं कि एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसका याद रखना फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका यूनिट बनाएंगे, चलो भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, बरोबर है। ओके तो सरफेस टेंशन का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर। अभी ध्यान रखो, अब तक हमने क्या किया, कोई भी यूनिट लिखते थे उसको कन्वर्ट हमने किया फंडामेंटल में, यहां पर फंडामेंटल में ले गए, यहां पर फंडामेंटल में ले गए, कोई भी यूनिट लिखा मैंने देखो फंडामेंटल में कन्वर्ट किया। लेकिन आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अभी इसको यूनिट क्या लिखेंगे सरफेस टेंशन का, न्यूटन पर मीटर, उसको ऐसे ही रहने देंगे, बराबर है। लेकिन उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, भाई न्यूटन है तो न्यूटन का डायमेंशन अभी हमको पता है, हमने न्यूटन मतलब कौन फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है m1 l1 t माइनस 2। तो अभी एक डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको पता है उसकी हेल्प से दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे अभी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन क्या होता है फोर्स, और फोर्स का हमको पता है m1 l1 t माइनस 2 अपॉन मीटर क्या होता है L1। तो ये आप फाइनलाइज आंसर करोगे तो क्या आ जाएगा m1 L0 t माइनस 2, m1 L0 t माइनस 2। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन आया, प्रेशर। प्रेशर भाई इसका टेम्पररी डेफिनेशन में देता हूं कि व्हाट इज अ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या आएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, इसका यूनिट लिखने जाएंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो कोई आपको पूछेगा कि भाई प्रेशर का यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको बोलते हैं पास्कल। महान साइंटिस्ट ब्लाइस पास्कल, बहुत महान थे, उनकी मेमोरी में प्रेशर का यूनिट क्या है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो भाई न्यूटन का क्या हमको पता है, हाँ न्यूटन का पता है m1 l1 t माइनस 2 अपॉन मीटर का क्या होता है L2। सो द फाइनल इज m1 1 और ये नीचे 2 ऊपर जाएगा तो -1 और t क्या हो गया -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने प्रेशर का कर दिया। चलो आगे जाते हैं। भाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसको बोलते हैं आई, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दूंगा इसका। भाई इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, भाई इंटेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ एनर्जी, टाइम एंड एरिया। What is called intensity of radiation? The amount of energy incident on the unit surface in unit time। यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस पे जो एनर्जी इंसिडेंट होगी उसी को बोलेंगे इंटेंसिटी। आप सिर्फ अभी इतना याद रखो, एनर्जी अपॉन टाइम एंड एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो गया भाई, इसका यूनिट हो गया एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड और एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये जूल पर सेकंड है ना, देखो जूल पर सेकंड है उसको आप वर्क भी बोल सकते हो, कहां गया कहां, पावर बोल सकते हो। जूल पर सेकंड है उसको आप पावर भी, वॉट भी बोल सकते हो। तो इसका एक यूनिट क्या आ जाएगा, इसका एक यूनिट आपका आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर।
दोनों यूनिट चलेंगे लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन बोलेंगे अभी भाई, यहाँ पे लिखेंगे तो वॉट का क्या होता है m1 L2 T-3, पावर का क्या होता है m1 L2 T-3 और लेंथ होती है L2। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन m1 L0 T-3। हो गया क्लियर, सिंपल है। चलो 18, स्पेसिफिक हीट। वह स्पेसिफिक हीट हमको स्मॉल एस भी बोल सकते हैं या कैपिटल एस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली स्मॉल एस और सी लिखते हैं। तो स्मॉल इज इक्वल टू व्हाट, वह स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी, मास एंड टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ टेम्परेचर लिखता हूं, अभी सिर्फ हमको टेम्पररी डेफिनेशन पढ़नी है, याद रखो। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट का, हीट एनर्जी अपॉन मास एंड टेम्परेचर। तो इसका यूनिट आपका हो जाएगा, हीट एनर्जी मतलब कौन, जूल, मास किस में आएगा, केजी में, टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, चलो जूल क्या होगा, m1 L2 T-2, केजी क्या हो जाएगा m1 और केल्विन क्या है K1। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो m0 L2 T-2 K-1, याद रखना। तो ये हमने स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट कौन है, टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड को हम टी से शो करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन। भाई हमको पता है कि हम जब सिंपल पेंडुलम है ऐसे सस्पेंड है, उसको यहां से छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो यहां पे जाएगा और वापस आएगा। यहां से एक बार जाके जब वापस आया तो उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन, एंड टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। या तो कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो वो एक कंप्लीट सर्कल कवर करने के लिए जितना टाइम लेगी उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो आफ्टर ऑल टाइम पीरियड इज टाइम, जो टाइम पीरियड टाइम ही है तो इसका यूनिट क्या होगा, भाई इसका यूनिट होगा सेकंड, और सेकंड होगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, अरे सिंपल है m0 L0 T1, इसमें कोई भेजा चलाने की बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आ गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी, भाई उसको एफ भी बोलते हैं या न्यू भी बोलते हैं, चलेगा, फ्रीक्वेंसी एफ लिखते हैं अभी। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या तो फिर उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब हम क्या ले लेंगे पता है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे, रिवॉल्यूशन होंगे, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो चलो मान लो कि 10 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन हुए, 10 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन हुए, उसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितने हुए, 5। तो हमने कैसे काउंट किया, 10 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन, तो पर 1 सेकेंड कितने, 5। तो हमने काउंट कैसे किया, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, है ना। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, इंटरवल जो लेगा। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है तो उसका यूनिट क्या बनेगा, तो भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट बनेगा टाइम इनवर्स, ये और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, भाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन का तो यूनिट होगा नहीं, तो ये हो गया 1 और नीचे होगा टाइम, तो ये होगा आपका सेकंड इनवर्स। उसको महान साइंटिस्ट हर्ट्ज की मेमोरी में क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा हर्ट्ज, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का। भाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हो गया। तो ये हमने लिखा फ्रीक्वेंसी का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो परंपरा है वो तो सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है भाई, प्लेन एंगल। भाई प्लेन एंगल मतलब कौन, एंगल। तो इसका यूनिट हम क्या बोलते हैं, भाई इसका यूनिट है रेडियन। सो ये जो प्लेन एंगल है उसको यूनिट है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, वो किसी फंडामेंटल से नहीं बनी है।
उसका मतलब क्या हो गया कि इसमें केजी भी नहीं आता, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन कुछ नहीं आता, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं तो इसका एक काम करते मैं इसका फॉर्मूला आपको फिर से एक बार बता देता हूं भाई। एंगल हमने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये दोनों तो कट हो गया। जो कट हो गया तो इसको यूनिट नहीं है ऐसा मत नहीं बोल सकते, इसको यूनिट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, इसको यूनिट है, रेडियन है, लेकिन ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, m0 l0 t0 होगा, इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस। क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। चलो सिमिलरली सॉलिड एंगल, भाई सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से शो करते थे, बराबर। तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये तो हो गया मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये तो निकल जाएगा, लेकिन उसका यूनिट है भाई, उसका यूनिट हम क्या बोलते हैं, टी रेडियन। क्या बोलते हैं, अरे मैंने यहां पे गड़बड़ कर दी स्पेलिंग लिखने में। चलो इसको बोलते हैं क्या, स्टीरेडियन। तो ये यूनिटलेस नहीं है, उसको यूनिट है स्टीरेडियन, लेकिन उसका डायमेंशन देखने जाएंगे तो मीटर स्क्वायर निकल गया, मतलब उसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट कौन आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सोचो। अब ये पेन जो है वो यहां से यहां पे मोशन कर रही है, यहां से यहां पे, तो ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, उसमें। लेकिन मान लो कि आपकी पेन ऐसी थी और ऐसे घूम रही है, मतलब ये एंगल बना, आपकी पेन यहां पर थी और फिर अभी यहां पे आ गई, तो पेन ने एक एंगल कवर किया, उसने लीनियर मोशन नहीं की, उसने एंगुलर मोशन की। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेके आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, रोटेशनल मैकेनिक्स में, बरोबर। तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल ही है, तो ये उसको बोलेंगे भाई, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट होगा रेडियन ही, उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो जो प्लेन एंगल का था वही m0 l0 t0। चलो आगे जाएंगे तो कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। भाई एंगुलर वेलोसिटी को हम जनरली बोलते हैं ओमेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो इसका यूनिट बनाएंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। उसको रेडियन रिवॉल्यूशन पर मिनट भी चल सकता है, लेकिन चलेगा, अभी इतना याद रखो। और उसका डायमेंशनल फार्मूला देखने जाएंगे तो रेडियन को तो डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, ये सेकंड है लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1, बरोबर है। तो बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t-1 हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन कौन भाई, टाइम इंटरवल। तो इसका यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या, रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा, भाई अल्फा का यूनिट क्या होगा, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो m0 l0 t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, उसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t-2। चलो टॉर्क, भाई टॉर्क को हम बोलते हैं टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ, TOU, टाउ। ध्यान रखो, तो टॉर्क क्या है भाई, 6 चैप्टर में जाके पता चलेगा, अभी सिर्फ मान लो कि टॉर्क क्या होता है। सो भाई टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ये टेम्पररी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी ये टेम्पररी डेफिनेशन दे रहा हूं, बरोबर है, काम चलाओ डेफिनेशन है, तो इसको सिर्फ याद रखना, फोर्स इंटू डिस्टेंस याद रखो, सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो गया भाई, इसका यूनिट देखने जाएंगे तो फोर्स का हो गया न्यूटन और
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो हमने ऐसा कहीं पढ़ा था, न्यूटन इंटू मीटर, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कौन हो गया, जूल। इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क की जो टॉर्क है उसका डायमेंशन न्यूटन जूल भी हो सकता है, तो इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। लेकिन सही तरीके से बोलूं तो ये न्यूटन मीटर ही अच्छा आएगा, जूल नहीं चलेगा। क्यों, एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको 6 चैप्टर में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे उसका डायमेंशन लिखते हैं। भाई डायमेंशन क्या होगा टॉर्क का, एम। चलो न्यूटन का क्या होता है, भाई सबसे पहले न्यूटन का बोलो तो या जूल का हमको पता है, तो जूल का क्या होता है, m1L2T -2। या तो फिर यहाँ पे न्यूटन का क्या होता है, भाई न्यूटन का होता है m1L1T -2 इंटू L1, तो ये हो गया m1L2T -2। क्लियर। नेक्स्ट, चलो सेव कर लेते फटाफट फॉर्म। आगे आगे कौन आया, एंगुलर मोमेंटम। भाई एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करने के लिए सिंबल है L, तो यहां पे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। भाई एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, इट इज मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन मैं अभी सिर्फ डिस्टेंस लिखता हूं, तो इसका यूनिट हो जाएगा। भाई मोमेंटम का यूनिट हमने क्या लिखा था, मोमेंटम का यूनिट mg kg मीटर पर सेकेंड इनटू डिस्टेंस मतलब मीटर, तो इसका फाइनल यूनिट बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1L2T -1। चलो आगे बढ़ेंगे, कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गया क्या, याद रखना उसका फॉर्मूला, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कैसे आया, छोड़ दो वो आगे पता चलेगा। तो उसका यूनिट लिखेंगे, भाई उसका यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट मास का यूनिट केजी और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m1L2T0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन आया, इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट क्या है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल तो उसका हमको कोई फॉर्मूला नहीं देना है, सिर्फ उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो फिर उसका डायमेंशन, करंट का डायमेंशन हमको पता है m0 L0 T0 A1, या तो सिर्फ उसको A1 बोलेंगे तो भी चलेगा। मास डिस्टेंस टाइम जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फिर आया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो अभी आपको आना चाहिए, आपने तरोताजा 10th में पढ़ा है। भाई फॉर्मूला क्या था चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT। IT क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, पढ़ा था। Q इज इक्वल टू, इसको IT बोलते थे आप। तो इसका यूनिट हो जाएगा, भाई इसका यूनिट हो जाएगा, करंट का क्या होगा एम्पियर, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। भाई इतना कंबाइंड होगा तो महान साइंटिस्ट था कौन, कूलम, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। उसने बोला कि इसको मेरा नाम दे दो, तो हमने चार्ज का यूनिट क्या बोल रहे हैं, चार्ज का कूलम। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। भाई चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा सबसे पहले मास 0 L0, टाइम का T1 और एम्पियर का A1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, ये भी बोल सकते हो कि T1 A1। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, T1 A1, राइट। चलो आगे पढ़ो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कौन सी सिंबल देते हैं, V। आपने पढ़ा है 10th में। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। आप सिर्फ इतना याद रखो कि वर्क अपॉन चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा, भाई पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वर्क हो गया जूल में, वर्क किस में हो गया जूल में, और चार्ज किस में, कूलम्ब में। तो जूल पर कूलम्ब होगा। तो महान साइंटिस्ट था वोल्टेनो, उसने बोला कि इसको मेरा नाम दे दो, इसलिए हम पोटेंशियल का यूनिट क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे। भाई जूल क्या होता है, जूल मतलब कौन, एनर्जी। एनर्जी होती है m1L2T -2। चार्ज का भी हमने पढ़ा, भाई चार्ज का क्या है, चार्ज का क्या है T1 A1, चार्ज का क्या है T1 A1। तो यहां पे लिख देंगे T1 A1। सो व्हाट इज द फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, m1L2
T ऊपर जाएगा तो -3 और A ऊपर जाएगा तो -1। चलो उसके आगे जाएंगे तो कौन है, रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ हमको पता है भाई, R इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आई। V को क्या बोलते हैं, PD, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पढ़े हो ना, ये तो आपको 9th 10th में आ गया, मतलब पता होना चाहिए, वोल्टेज अपॉन करंट, PD अपॉन आई। तो इसका यूनिट बन जाएगा भाई, इसका यूनिट बन जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम, ओमेगा, है ना, ओम। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे अभी। चलो वोल्ट का है आपके पास, हाँ भाई वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी लिखा हमने, M1 L2 T-3 A-1, और करंट का क्या होगा, A1। तो इसको फाइनल लिखेंगे तो ये हो गया M1 L2 T-3 A-2। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया खरो। चलो नेक्स्ट, कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटेंस क्या है, मैं सिर्फ फॉर्मूला दूंगा, आप ध्यान रखना। भाई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन चलेगा भी, ऐसा रखो ना, पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये सारी टेम्पररी डेफिनेशन है, ये जो भी डेफिनेशन दे रहा हूं, जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो अभी टेम्पररी है, बरोबर के, सिर्फ काम चलाओ, अभी काम चलाने के लिए है, आगे जाके इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम। तो चार्ज आपका कूलम में है और पोटेंशियल वोल्ट में है, तो ये हो गया फैराडे, कैपिटल F। कौन हो गया, फैराडे, महान साइंटिस्ट था फैराडे, उसने इसको इन्वेंट किया था। ओके, तो यहाँ पे हो गया कूलम पर वोल्ट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो चलो, कूलम का क्या है भाई, कूलम का है T1A1। कूलम का भी हमने पढ़ा, कूलम का क्या है T1A1, और वोल्टेज का भी हमने अभी पढ़ा, M1 L2 T-3 A-1। तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला, M ऊपर जाएगा तो -1, L भी 2 है, T क्या हो जाएगा 4, 1 और -3 ऊपर जाएगा तो +3, और A आपका हो गया 2। तो देखो M-1 L-2 T4 A2, ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। हो गया क्लियर। तो आगे, हाँ, तो यहां तक हमने 33 डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फॉर्मूला लिख लिख के किए। क्या किया, फॉर्मूला लिख लिख के, और ये सारी फॉर्मूला मैंने आपको टेम्पररी दी है, बराबर है। तो अभी इसको सेव कर देते हैं और आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसका आपको एक नया फॉर्म भी बताता हूं, ध्यान रखो, ये वाला डायमेंशंस ऑफ, किसका डायमेंशन, बट डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, याद रखना। तो मैं आपको बोल देता हूं, समझना ध्यान से, मैं आपको देता हूं कि भाई चलो एक रॉड है बड़ा सा, ये बड़ा सा जो रॉड है ना, उसका वेट है, उसका मास ले लो, उसका मास ले लो, सपोज कितना, 10 kg। एक बड़ा सा रॉड है, उसका मास क्या है, 10 kg, और उसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ वो ले लो 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये रॉड का मुझको मास बोलो, तो आप क्या बोलोगे, 10 kg। मैं आपको पूछूंगा ये रॉड की लेंथ क्या है, तो आप मुझको बोलोगे 5 मीटर। लेकिन अभी मैं क्या पूछने जा रहा हूं, ध्यान रखना, ये रॉड की 1 मीटर में कितना मास है, ये रॉड में 1 मीटर में कितना मास है, सोचो, बोलो। तो आपने यहां पे क्या देखा, 5 मीटर में कितना मास है, 5 मीटर में 10 kg मास है। तो 1 मीटर में क्या होगा, तो आप क्या करोगे पता है, 10/5 मतलब हो गया 2 kg। ये 2 kg उसके 1 मीटर में है। तो मैं आपको टोटल मास पूछता, टोटल मास, तो आप मुझको 10 kg बोलते। मैं उसकी लेंथ पूछता तो आप मुझको 5 मीटर बोलते। लेकिन मैं अभी आपको पूछ रहा हूं कि 1 मीटर में कितना मास है, तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, मास को लेंथ से डिवाइड कर दिया, याद रखो। तो वही चीज यहां पे फॉर्म यूज करने वाले हैं भाई, सिर्फ मास होगा, सिर्फ मास, सिर्फ मास। तो मास का डायमेंशन होगा m1। लेकिन आपको यहां पे क्या पूछा है, मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना मास, तो आपको मास जो है उसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। पता चला, जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है पर यूनिट क्वांटिटी, तो जो यूनिट वाली क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में आएगी, और जो क्वांटिटी आपको फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में आएगी। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास ऊपर आया, यूनिट वाला जो था वो नीचे आया। तो इसका यूनिट आप बना देंगे भाई, इसका यूनिट क्या बना देंगे,
इसको बोलेंगे केजी। मास किस में आएगा? केजी में। मास किस में आएगा? केजी में, है ना। मास किस में आएगा? केजी में। और लेंथ किस में आएगी? मीटर में। तो इसका यूनिट बन गया केजी पर मीटर। पता चला। मैं सिर्फ आपको मास का यूनिट पूछता तो आप केजी बोलते, लेकिन मैंने आपको क्या पूछा? मास पर यूनिट लेंथ। तो आप मास को लेंथ से डिवाइड करोगे तो केजी पर मीटर हो गया। और उसका डायमेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अभी यूनिट तो बन गया है, यूनिट बन गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो तो। m1 l-1 और t0। केजी का m1 l-1 t0। चलो सिमिलरली यहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पूछा है? एनर्जी किसके बराबर? पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जो यूनिट था वो हमने नीचे ले लिया, पक्का। तो चलो इसका यूनिट लिखते हैं। भाई इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट होगा जूल और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब। और उसका डायमेंशन लिखेंगे, उसका डायमेंशन लिखेंगे तो भाई जूल का क्या होता है? m1 l2 t-2 अपॉन नीचे हो गया l क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं m1 l-1 t-2। तो देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया। यहां पर देखो तो भाई यहां पे क्या लिखा है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर इन यूनिट टाइम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? भाई इसमें दो दो यूनिट है, यूनिट वाले दो दो। कौन? एक एरिया और दूसरा टाइम। ऊपर कौन आएगा? एनर्जी। नीचे कौन कौन आएगा? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसका जो यूनिट बनेगा, यूनिट क्या बनेगा? एनर्जी है जूल, एरिया होगा मीटर स्क्वायर और टाइम होगा सेकेंड। आपको जूल पर सेकंड मतलब वॉट भी बोल सकते हो। तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा भाई जूल या पावर, वॉट मतलब पावर। तो m1 l2 t-3 अपॉन l2। हाँ, तो ये हो गया m1 l0 t-3। क्लियर हो गया? देखो, तो जब भी कोई यूनिट वाला है, पर यूनिट, तो जो पर यूनिट है वो नीचे आएगा और जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो हमको न्यूमरेटर में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। नेक्स्ट, चलो सेव कर ले पहले। अभी यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है, आ जा कर रही है, तो इसको सेव करके चलेंगे तो क्या अच्छा रहेगा जीवन में। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? कोई इक्वेशन पर से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। कोई इक्वेशन से क्या लिखा पढ़ो? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। बट ग्रेविटेशनल कौन फोर्स? फोर्स F इज इक्वल टू गिवन बाय G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर व्हेन m1 एंड m2 आर मासिस। जो भाई m1 m2 मासिस है तो उनके यूनिट होंगे kg, बरोबर है, ऑफ पार्टिकल्स। एंड r is the distance. What is r? By r is the distance between two particle. Find the unit and the dimension of gravitational constant g. भाई g का हमको फाइंड करना है। ये कौन है? फोर्स हमको पता है, ये kg वो भी पता है, ये डिस्टेंस वो भी पता है। तो यहाँ पे g को सब्जेक्ट बना देंगे। भाई g को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये क्या हो गया? fr स्क्वायर अपॉन m1 m2, fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर हो गया? पक्का? तो चलो इसका यूनिट लिख लेते हैं। भाई इसका यूनिट बनाओ। सबसे पहले याद करो, ये इक्वेशन था, हमको फोर्स का पता है, मास का पता है, डिस्टेंस का पता है, जी का पता नहीं है। व्हाट इज जी? जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका हमको कुछ पता नहीं है, तो हमको उसका यूनिट चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो जिसका हमको चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने जी को सब्जेक्ट बनाया तो एफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सामने चला गया तो एफ आर स्क्वायर m1 m2। तो इसका यूनिट बन गया, फोर्स का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन। इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट केजी स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो जी का जो जी है उसका यूनिट बन गया। बट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाएंगे जी का? डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखो न्यूटन का क्या होता है? भाई न्यूटन का होता है m1 l1 t-2। ये मैंने न्यूटन का लिखा। मीटर का होता है l1, लेकिन स्क्वायर है तो 2 करना पड़ेगा। और नीचे मास से तो केजी का 1, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो 2 करना पड़ेगा। तो इसको ठीक से
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा m1 है, यहाँ पे 2 है, 2 पावर ऊपर जाएगी तो m हो जाएगा -1, l की 1, l की 3, तो l की 3 हो गई और t की -2 हो गई। तो देखो g का हमको डायमेंशन भी मिल गया, यूनिट भी मिल गया, बरोबर है। तो हमको जो इक्वेशन दिया है उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, लेकिन हमको सभी का डायमेंशन पता है सिर्फ एक को छोड़ के। तो जिसका हमको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाओ तो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसको सेव कर दे। अभी अगले पिछले लेक्चर में लाइट चली गई थी, बोलो तो फूक फूक के कदम रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, the electrostatic force between two charges is given by this। भाई ये जो अभी फोर्स आपने लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। कौन है? इट इज द परमिटिविटी। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स where Q1 and Q2 are the magnitude of charges। भाई Q1 Q2 कौन है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड R is the distance, बरोबर है। फाइंड द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। भाई एप्सिलॉन नॉट का हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने पढ़ा, जिसका चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हो गया 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने यहां पे भेजा, इसको नीचे ले आया। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, चलो इसका यूनिट बनाते हैं। इसका यूनिट, भाई 1 को तो यूनिट होगा नहीं क्योंकि ये तो एक नंबर है। 4 पाई भी कौन है? एक नंबर है, वैल्यू है, उसको यूनिट होगा नहीं। यूनिट किसको होगा? कूलम, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। फोर्स वो कौन हो गया? न्यूटन। और डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर। तो ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गया इसका? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फिर उसका डायमेंशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। पर डायमेंशन कूलम हमने अभी पढ़ा। चार्ज का क्या होता है? T1A1। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, न्यूटन क्या है? भाई न्यूटन है M1L1 T-2। और मीटर कौन है? L, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो गया T2A2 अपॉन M1L1 T-2 इंटू L2। तो चलो इसका फाइनल डायमेंशन लिखते हैं। इसमें m एक ही है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m-1। L1 L2 मतलब L3 हो गया तो ये -3। ये T ऊपर जाएगा तो T4 हो गया और A2 हो गया। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको एप्सिलॉन नॉट का मिल गया। पक्का बच्चों, पक्का। नेक्स्ट किसका है भाई? पढ़ो ध्यान से। द विस्कोस फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर इन विस्कोस मीडियम गिवन बाय दिस। भाई ये फोर्स है, विस्कोस फोर्स। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया है? 6 पाई ईटा RV। इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा, ITA, ईटा। उसको बोलते हैं विस्कोस कोएफिशिएंट या तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, बराबर। ये आगे जाके पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, सिर्फ फॉर्मूले पे गौर करो। तो F इज अ फोर्स 6 पाई। भाई 6 पाई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ईटा कौन है? विस्कोस कोएफिशिएंट। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई रेडियस है, रेडियस मीटर में मेजर करेंगे। एंड V इज द स्पीड। ओके, तो ईटा का हमको फाइंड करना है, तो ईटा को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये F अपॉन 6 पाई RV बन गया। चलो तो इसका डायमेंशन लिखेंगे। भाई इसका सबसे पहले यूनिट लिखो, तो यूनिट ऑफ ईटा, ये हो कौन हो गया? फोर्स, न्यूटन। 6 पाई को तो यूनिट होगा नहीं, इसका यूनिट होगा मीटर, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो देखो इसका एक यूनिट बन गया कौन? पास्कल सेकेंड। खरू? ओके, नेक्स्ट। तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? भाई उसका डायमेंशन लिखेंगे तो न्यूटन, चलो यहां पे लिखते हैं न्यूटन कौन होता है? M1L1 T-2। टाइम सेकेंड, तो ये हो गया T1। नीचे L2, तो L2 हो गया। तो इसका फाइनल डायमेंशन लिखेंगे M1, ये ऊपर जाएगा तो L-1, और TB
-1, m1 l -1 t -1, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, विस्कोस कोफिशिएंट का, बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ रोड हीट ट्रांसफर इन टाइम t इज गिवन बाय दिस। भाई व्हाट इज q, q इज अ हीट एनर्जी, हीट बोला है मतलब हीट एनर्जी, is equal to Ka T1 minus T2 into small t upon L, where T1 and T2 are temperatures of hot and cold ends of rod. L is a length and A is an area of cross section. What is the unit and the dimension of K? What is K? K is called thermal conductivity. Okay, तो हम वही मेथड से आगे बढ़ेंगे जीवन में जो मेथड से चले आए हैं। Ka T1 minus T2 into T upon L, इसको मुझको चाहिए, इसका फॉर्मूला तो मैं इसको सब्जेक्ट बना दूंगा। सो Q इज इक्वल टू K इज इक्वल टू QL अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T, है ना। तो इसका यूनिट बनाएंगे भाई, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। चलो इसका यूनिट कौन है, जूल, भाई एनर्जी है मतलब जूल हो गया। लेंथ L कौन है, लेंथ तो वो हो गया मीटर। ए कौन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। भाई ए टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, याद रखो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन माइनस केल्विन 0 हो जाएगा, नहीं होगा, याद रखो 50 केल्विन माइनस 20 केल्विन, 50 केल्विन माइनस 20 केल्विन, तो 50 माइनस 30 20 30 हो जाएगा, और केल्विन केल्विन 0 हो जाएगा, नहीं भाई वो तो यूनिट है। सब्ट्रैक्शन एडिशन किसका होता है, यूनिट का, वैल्यू का यूनिट तो पीछे जो है वही का रहेगा, मतलब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी यूनिट तो वही रहेगा। क्लियर हो गया। तो T1 माइनस T2 का यूनिट होगा केल्विन और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो 1 मीटर काट देंगे यहाँ पे, तो जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड हो गया। देखो जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, तो यहां पर देखेंगे बच्चों तो इसका यूनिट बन गया जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, और उसका डायमेंशन लिखेंगे तो जूल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m1 L2 T माइनस 2 अपॉन मीटर L1, टेम्परेचर K1, टाइम T1। तो यहां पे लिखेंगे तो m1 L1, देखो 2 है, एक ऊपर जाएगा, T कितना हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो -2 -1 मतलब -3, और K लिखेंगे -1। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का, और उसका फॉर्मूला और यूनिट दोनों लिख दिया हमने, बराबर है। चलो आगे बढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज F? F इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज गिवन बाय इज इक्वल टू HF, बाय E इज इक्वल टू HF। What is E? E is a energy. E कौन है, एनर्जी। And what is F? F is called frequency. तो फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। भाई प्लांक कांस्टेंट H कौन है, प्लांक कांस्टेंट, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये आ गई एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो भाई यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ H, तो ये हो गया जूल, है ना, एनर्जी का यूनिट जूल, और फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया जूल इंटू सेकेंड। क्या आ गया, जूल इंटू सेकेंड। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो जूल का डायमेंशनल क्या फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T माइनस 1 इंटू T1। तो इसको ठीक से लिख देंगे, अरे नहीं मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये जूल है, जूल जूल जूल। भाई जूल का क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2 इंटू T1, है ना, तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया था m1 L2 T माइनस 1। तो देखो H का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आ ही जाना चाहिए। क्लियर हो गया, पक्का आएगा। नेक्स्ट, ओके, तो आज का लेक्चर खत्म हो गया। आज के लेक्चर्स की जो स्लाइड थी, जो टॉपिक्स थे, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, और हमने ठीक से पढ़े, बरोबर है बच्चों। तो आई होप कि आपको सब पता चला होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। जो डाउट रह गया है तो फिर से एक बार जहां डाउट है वहां पे जाके देखो और ध्यान से सुनो, सोचो मैंने क्या बोला है, बराबर है। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे मिल सकते हो, बराबर है। चलो, तो आज हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन इसका यूज क्या है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट इज द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो अभी हम नेक्स्ट
2-3 लेक्चर तक पढ़ेंगे, बरोबर है। ये चैप्टर में यही मेन टॉपिक है, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है नीट जेईई उसमें यही आएगा, क्योंकि एरर्स वाला टॉपिक शायद निकल जाएगा तो बाकी का ये सारा अंदर आएगा। 70-80% पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई अभी कि नीट जेईई में इसके क्वेश्चन आएंगे, बराबर है। तो बिल्कुल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे भी करो फॉर्मूला आना चाहिए, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना। और लेक्चर की लिंक आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, गांव में, आपके नेटिव में, जहां पर भी लोग हो 11 साइंस कर रहे हैं उनको भेजना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।